हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीसी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स का नेक्स्ट पार्ट के बारे में। इसमें अब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग लिस्ट डाउन कर चुके हैं और नाम याद कैसे करेंगे उस हार्मोन्स को, इसका ट्रिक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली एक हार्मोन से क्या डिजीज़ कंडीशंस होता है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको कैसे याद रखेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक्स भी इसके बारे में सीखेंगे हम लोग। चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि रिकैप है ये पिछले क्लास का। हाँ, तो हार्मोन्स को कैसे याद करेंगे, हार्मोन्स को याद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ है HPTTPATO, HPTTPATO, H फॉर हाइपोथैलेमस, P फॉर पीनल ग्लैंड और T फॉर थायराइड ग्लैंड, T फॉर थाइमस ग्लैंड, P फॉर पैनक्रियास, A फॉर एड्रेनल ग्लैंड, T फॉर टेस्टिस और O फॉर ओवरीज। अगर आप ये इसके पहले वाला वीडियोस अगर नहीं देखें तो आपको ये क्लास आपको पूरे तरीके से समझ में नहीं आएगा, तो आप पहले रेफर करेंगे वीडियो जाकर देख लो, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद इस क्लास को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो आप ये जो रिकैप था इसको आप ऑलरेडी देख सकते हो, HPTTPATO। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स का क्या क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो बाकी हार्मोन्स में नहीं होता। इसको पहले हम लोग थोड़ा सा देख लें, फिर हम लोग डिटेल्ड में डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आगे पूरा उसको अच्छे तरीके से देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स देखो, यहाँ पे सोर्स आप देख रहे हो, यहाँ पे सोर्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे सोर्स में क्या है, एनिमल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड उस ग्लैंड को कहते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड होता है, जिसके पास डक्ट नहीं होता, उसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एनिमल हार्मोन्स जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सीक्रेट हो सकता है, बाकी ग्लैंड से सीक्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड से ही एनिमल हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। फिर इसका केमिकल नेचर्स क्या है, अमाइनो एसिड केमिकल नेचर्स है कि ये बहुत सारा तरह का केमिकल कंटेंट्स करता है। लाइक अमाइनो एसिड का डेरिवेटिव्स हो सकता है, जैसे थायरोक्सिन इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, एक्चुअली प्रोटीन हो सकता है, इसको इंसुलिन STS माइटोट्रॉफिक हार्मोन हुआ। फिर ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है, फिर स्टेरॉइड्स हो सकता है। स्टेरॉइड्स क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, टेस्टोस्टेरोन, ये सब जो है ये स्टेरॉइड्स है। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। सॉरी, ट्रांसमिशन तो डिजीज के लिए यूज़ करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। एक हार्मोन जो सीक्रेट होने का टारगेट ऑर्गन पे जाकर के कहाँ कैसे एक्ट करता है। हाँ जी, ठीक सुना आपने, टारगेट ऑर्गन उसको कहते हैं जहाँ पे हार्मोन्स एक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, वाया ब्लड। हार्मोन्स जो है वो ब्लड या बॉडी फ्लूइड के जरिए एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, टारगेट ऑर्गन को जाकर के एक्ट करता है। तो आप लोग समझ रहे हो, निकलता एंडोक्राइन ग्लैंड से है और जाता है टारगेट ऑर्गन के पास एक्ट करने के लिए। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फंक्शंस। हार्मोन्स जो है वो वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो बॉडी का है वो उसको कंट्रोल करता है, लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। आप नंबर्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे फेट ऑफ हार्मोन। फेट ऑफ हार्मोन जिसको कहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ हार्मोन सीक्रेट होता है। हार्मोन जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सीक्रेट होता है, एकदम स्मॉल अमाउंट में, जिसको हम लोग पाइकोग्राम में मेजर करते हैं। पाइकोग्राम क्या होता है, 10⁻⁻12 ग्राम को हम लोग पाइकोग्राम कहते हैं। 10⁻⁻12 ग्राम को पाइकोग्राम कहते हैं। और दूसरा चीज़ क्या है कि हार्मोन्स बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, इस जैसे ही निकला फंक्शन हुआ और एक्सक्रीट कर जाता है बॉडी से, बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता हार्मोन्स। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका हार्मोन्स को हम लोग बायोकेमिकल मैसेंजर कहते हैं। या ठीक, बायोकेमिकल मैसेंजर क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि हार्मोन्स जो है एक मैसेज को दूसरे जगह पहुंचाता है। लाइक अगर बॉडी का अभी हार्ट बीट स्लो है, हार्ट बीट को फास्ट होना है तो एपिनेफ्रिन सीक्रेट होगा, एपिनेफ्रिन जाएगा हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा। हार्ट बीट को इंक्रीज करना एक मैसेज था और एपिनेफ्रिन का सीक्रेट होना ये मैसेंजर के तौर पे वर्क कर रहा था। तो हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर है। ये सबसे इसका इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हार्मोन्स जो है मतलब फीडबैक कंट्रोल क्या है। ये फीडबैक कंट्रोल मतलब अब अगर दो हार्मोन्स है और दो हार्मोन्स, एक हार्मोन्स के ज़्यादा होने पे दूसरा हार्मोन्स कम होगा, दूसरा हार्मोन्स के ज़्यादा होने पे पहला हार्मोन्स कम होगा, तो इसको हम लोग फीडबैक कंट्रोल कहते हैं। अब आप लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझने वाली भी चीज़ नहीं है। अब हम इसको बहुत डिटेल्ड में आगे समझेंगे, बस आप ये वर्ड याद रखो, फीडबैक कंट्रोल। मेनली ये TSH और थायरोक्सिन हार्मोन्स के बीच में होता है। TSH और थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, ये अभी आप लोग इसको अब एज अ या क्या बोलते हैं मिस्टीरियस रखो, आप आगे जानने वाले हो कि क्या है TSH और थायरोक्सिन। चलिए इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। बहुत जनरल सा चीज़ है, बहुत कॉमन है। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स क्या है, लाइक जनरल हार्मोन,
ट्रॉफिक हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन एंड लोकल हार्मोन। सबसे पहला जनरल हार्मोन। जनरल हार्मोन्स वो है जो नॉर्मल सा हार्मोन होता है, किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा और किसी दूसरे टारगेट ऑर्गन पे जाकर एक्ट करेगा। हाँ ठीक, टारगेट ऑर्गन पे जाकर एक्ट करेगा। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या है, वो भी है किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा पर किसी जाकर एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड पे, एक किसी ग्लैंड पे एक्ट कर रहा है। इसका एग्जांपल आप लोग क्या क्या दे सकते हो, ACTH, TSH और GTH। ये जितना हार्मोन्स है ये ट्रॉफिक हार्मोन्स है। ये एक ग्लैंड से निकल करके दूसरे ग्लैंड पे जाकर के एक्ट करता है। हाँ जी ठीक, ग्लैंड पे जाकर के एक्ट करता है। फिर स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेगा, उसको स्ट्रेस हार्मोन, और वो हार्मोन्स जा करके बॉडी के इमरजेंसी फंक्शंस को ट्रिगर्ड कर देगा, या फिर इमरजेंसी जो चीज़ दिखाता है उसको ट्रिगर्ड कर देगा, तो उसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहेंगे। हमारे बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन क्या है, जी बिल्कुल, इमरजेंसी हार्मोन हमारे बॉडी का एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन जो है हमारे बॉडी का इमरजेंसी हार्मोन है। इसका तो फिर हम लोग देखेंगे लोकल हार्मोन्स। लोकल हार्मोन्स जो है वो एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जा करके एक्ट करता है। मान लो कोई हार्मोन्स है जो पैनक्रियास से निकल रहा है और स्टोमक पे जाके एक्ट कर रहा है, तो ये हुआ लोकल हार्मोन्स का एक एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला क्या पढ़ने वाले हैं। आगे क्या होने वाला है, आगे होने वाला है रिवीजन, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि कैसे किसी ट्रिक को याद करेंगे। हार्मोन्स का नाम हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे देखिए एंटी पिट्यूटरी का हार्मोन्स है तो उसका क्या नाम रखे थे, एंटी पिट्यूटरी के लिए A, प्रोलैक्टिन के लिए P, ग्रोथ हार्मोन के लिए G, TSH के लिए T, और फिर TSH के लिए T, ACTH के लिए A, और FSH के लिए ACTH, FSH और LH गोनाडोट्रोफिक हार्मोन था, उसके लिए G। ठीक है, तो इसको कैसे याद किए थे, अपीजी टैग, इसको ऐसे करके हम लोग याद किए थे। आप लोग भी इसको ऐसे करके याद कर सकते हो। देखो APG टैग, ये जो है इसको आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हो, प्रोलैक्टिन, GH, TSH, ATs और गोनाड्स। ठीक है, इस सारे हार्मोन्स का नाम आपको इससे याद हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो पाव जो है इसको हम लोग किस चीज़ के लिए है, P फॉर पोस्टेरियर, A फॉर ADH और O फॉर ऑक्सीटोसिन। ये जितना हार्मोन्स है इसको ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको ऐसे ही याद करेंगे हम लोग को ईजी रिमेम्बरेबल होगा। अब इसके बाद आ जाते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को बहुत ही गौर से देखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बहुत ही गौर से देखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग देख लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड होता है। उसके 3 लोब्स होते हैं, पोस्टेरियर, एंटेरियर एंड मिडलरी। बट मिडिल का बहुत ज़्यादा फंक्शन नहीं, इसलिए मिडिल को हम लोग ऑलमोस्ट इग्नोर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पोस्टेरियर ग्लैंड्स, एंटेरियर ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, मसल, बोन और बाकी ऑर्गन्स पे जाके एक्ट करता है। फिर प्रोलैक्टिन जो आके मेमोरी ग्लैंड या फिर ब्रेस्ट पे एक्ट करता है। फिर FSH और LH जो है वो ओवेरीज और टेस्टिस पे जाकर के एक्ट करता है। फिर ACTH जाकर कहाँ पे एक्ट करता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। TSH जाकर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है। वैसे ही अगर हम लोग पोस्टेरियर पे देख ले तो ADH जो है वो जाकर के किडनी पे एक्ट करता है, और ADH को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं हम लोग। फिर और ऑक्सीटोसिन जो है वो जाकर के मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट और यूटेरस पे एक्ट करता है। बिल्कुल, ये पोस्टेरियर, अगर इस डायग्राम को अगर आप याद रखोगे तो कभी भी आपका मिस्टेक नहीं होगा, आपका सारा जो है डिजीज कंडीशन आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिजीज कंडीशन कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देख लो कि सबसे पहले आ जाता है ये, सबसे पहले जो है वो प्रोलैक्टिन है। देखिए यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन का फंक्शंस क्या है, वो मेमोरी ग्लैंड पे टारगेट ऑर्गन क्या है, प्रोलैक्टिन का मेमोरी ग्लैंड, और ऑलरेडी डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसका टारगेट ऑर्गन क्या है, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो है प्रोलैक्टिन का टारगेट ऑर्गन है। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए आप। फिर वो क्या करता है, फंक्शंस क्या, उसका मिल्क प्रोडक्शन है। फिर हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन। हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। लैक्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मतलब जब कोई मदर बच्चे को दूध पिलाती है उसको लैक्टेशन बोलते हैं, तो वही है हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। मतलब प्रोलैक्टिन जब ज़्यादा सीक्रेट होगा तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा। फिर हाइपो प्रोलैक्टिनेमिया मतलब प्रोलैक्टिन जो है कम सीक्रेट होगा तो फिर मदर्स ब्रेस्ट से मिल्क कम निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है उसको STH कहते हैं, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ये बोन्स, मसल एक्सेट्रा पे एक्ट करता है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, बोन्स और मसल्स। फिर हम लोग फंक्शंस में देखेंगे क्या फंक्शंस करता है, बॉडी ग्रोथ। इसका 2 डिजीज कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन इसका 2, एक्रोमेगाली, जैंटिज्म और डॉर्फिज्म। अब हम लोग आगे देखेंगे कि एक्रोमेगाली क्या है, जैंटिज्म क्या है और डॉर्फिज्म क्या है।
इसको आप अच्छे से एकदम माइंड में सेट कर लो, आने देखने वाले हैं। देखो 2 फोटो आपको दिखाया जा रहा है, एक में बच्चों का हाइट मतलब जो लोग हैं उनका हाइट बच्चों की तरह है, बहुत छोटा छोटा, एक में बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा फेस है उसको बड़ा। अब देखो 2 बच्चियाँ मतलब जो लड़कियाँ उनके सामने कितनी छोटी दिख रही हैं। तो वो जो बच्चों वाला है वो ड्वार्फिज्म, मतलब बच्चों की तरह जो स्ट्रक्चर है, मतलब छोटे छोटे जो नाटे रह गए हैं, वो ड्वार्फिज्म कंडीशन है। उसमें क्या होता है कि हाइट ही नहीं बढ़ता। अगर सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन कम निकलेगा तो हाइट ही नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मसल में ग्रोथ नहीं होगा, बोन में ग्रोथ नहीं होगा, तो हाइट नहीं बढ़ेगा। तो उस कंडीशन को ड्वार्फिज्म कहते हैं। आइदर ये मतलब मेनली चाइल्डहुड में कम सीक्रेट होने की वजह से ड्वार्फिज्म हो जाता है। जैंटिज्म और एक्रोमेगाली क्या है, जब बच्चों में जब ये हार्मोन कम सीक्रेट होता है उसको जैंटिज्म कहते हैं। बड़ों में जब ये कम सीक्रेट होता है तो उसको हम लोग एक्रोमेगाली कहते हैं। जी हाँ, बच्चों में कम सीक्रेट होने की वजह से जैंटिज्म और बड़ों में कम सीक्रेट होने की वजह से इसको एक्रोमेगाली कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग जैंटिज्म और एक्रोमेगाली का आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद फिर आप देख लो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे, वो कौन सा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको हम एक अच्छा सा यहाँ पे ये बताना है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलने के लिए भी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन का जरूरत पड़ता है। हम लोग सोचेंगे थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो वो हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस से निकल करके आके पोस्टरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है। वो जाकर के कहाँ एक्ट करता है? थायराइड या पैराथायराइड ग्लैंड पे। क्या करता है? मेनली बैलेंस आयोडीन लेवल, और जितना भी फंक्शंस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं T3 T4 का सारा ये फंक्शंस करेगा। और इसके हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होगा? ग्रेव्स डिजीज होगा। और हाइपो सिक्रेशन की वजह से क्या होगा? क्रिटिनिज्म होगा। हाइपर सिक्रेशन क्या है? ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से TS से ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से ग्रेव डिजीज होगा, और कम सीक्रेट होने की वजह से क्रिटिनिज्म या मिक्स एडिमा होगा। क्रिटिनिज्म बच्चों में होता है, मिक्स एडिमा मेनली बड़ों में होता है, गोइटर। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है वो ग्रेव्स डिजीज़। ग्रेव्स डिजीज़ क्या है? इसका सबसे मेन जो मतलब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, एक्सोथैलेमस होता है। एक्सोथैलेमस होता है, आंखें जो होती हैं बड़ी हो जाती है, पिपल्स बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े सामने आते हैं। गोइटर हो सकता है इसमें, अरिथमिया, टैकीकार्डिया। मेनली हम आपको बताया था ना कि जो थायराइड हार्मोन्स है पूरे बॉडी में फंक्शंस करता है, तो उसके ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से सारा बॉडी का जो फंक्शंस होगा वो अल्टर्ड हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हाइपर फंक्शनेबल हो जाएगा। जैसे देखिए मसल्स हाइपर फंक्शनेबल हो गए, ट्रिमर होने लगता है, स्वेटिंग बॉडी से बहुत ज़्यादा निकल सकते हैं, मसल वीकनेस होने लगता है, फिर ऑलिगोमेनिरिया हो जाता है फीमेल्स में, मेंस्ट्रुएशन मतलब इम्बैलेंस होता है, सही से नहीं होता। फिर गोइटर मतलब इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो सकता है उसके अंदर। तो ये था ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज का मेन सिम्टम्स क्या है? एक्सोथैलेमस। ये क्यों होता है ग्रेव्स डिजीज? हाइपर सिक्रेशन ऑफ द STH, ठीक है, सॉरी हाइपोथैलेमस TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोसिक्रेशन ऑफ द थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। क्या है वो? है मिक्स एडिमा और गोइटर। कम सिक्रेशन की वजह से मिक्स एडिमा और गोइटर हो सकता है। ठीक है, तो मिक्स एडिमा क्या है? मिक्स एडिमा जनरलाइज्ड एडिमा है, मेनली लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है। आप देख सकते हैं अभी मिक्स एडिमा का एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया गया है। मिक्स एडिमा वो क्या है कि बॉडी का जो इतना पार्ट है वो एडिमेटस हो गया, मतलब फूल गया, वहाँ का हर एक सेल फूल गया, और वो बिल्कुल आप अगर देखोगे तो एडिमेटस हो जाएगा। उसको आपको समझ में आएगा वहाँ पे टच करने से, वो फैट सेल्स नहीं होगा, वहाँ पे टच करने समझ में आएगा कि वो फूला हुआ है। गोइटर्स क्या है? वो है इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसको हम लोग गोइटर कहते हैं। ठीक है, आखिर अब हम लोग अगला देखने वाले हैं। हाँ, अगला देखने वाले हम लोग एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जी, इसका टारगेट ऑर्गन क्या है बच्चों? इसका टारगेट ऑर्गन एडर्नल ग्लैंड है। इसका फंक्शंस क्या है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर, और इसके हाइपर सिक्रेशन की वजह से क्या होता है? कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम या हाँ आप ठीक समझ रहे हो जा जी, मून फेस को ही हम लोग कशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। मून फेस का एक एग्जांपल है। इसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन वैसे क्या होता है? हाइपोएड्रेनलिज्म, लो BP, लॉस ऑफ वेट, एपेटाइट वगैरह बहुत सारा कंडीशन है। मेनली इसमें जो देखना है वो कशिंग सिंड्रोम देखना है। कशिंग सिंड्रोम के बारे में आइए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो दिखाया गया है कशिंग सिंड्रोम है, एक कार्टूनी चेहरा दिखा करके आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे तरीके से हम पॉइंट आउट कर रहे हैं। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या होता है? इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद फिर उसका पर्सनालिटी चेंजेस होगा, मून फेस उसके अंदर दिखा जाएगा, CNS इरिटेबिलिटी। CNS इरिटेबिलिटी पर्सनालिटी चेंजेस ऑलमोस्ट सेम है, मतलब उसका बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर पाएगा। फिर ससेबिलिटी बोलो इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन, इडेमा होगा पूरे बॉडी में। गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन द मेल। जब मेल में ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाए तो उसको गायनेकोमास्टिया कहते हैं। तो वो हो जाएगा इसमें। एक्सट्रीमिटीज़ थिन हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा,
मतलब उसका जो जितना बोन्स है उसमें होल्स होने का चांसेस होगा वो हो जाएगा। ये डिस कंडीशन आपको फिर से एक बार आने वाला है, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ो। हार्मोन्स कुछ नहीं है, सिर्फ रिपीटेड थिंग्स है, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे उसी को मॉडिफाई करके आप पढ़ रहे हैं, इसी को मॉडिफाई करके आप आने वाले टाइम पे पढ़ने वाले हैं। अब चलिए आपको अब यहाँ पे देखते हैं GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन FSH है और LH है। FSH ओवेरीज और टेस्टिस, मतलब FSH का जो ये है ओवेरीज और टेस्टिस है। ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मतलब मेनली फीमेल्स में होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में होता है। फिर इसका एबनॉर्मल मतलब सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेल और फीमेल में दोनों में एबनॉर्मेलिटी करता है, ये दोनों का अगर हाइपर या हाइपोसिक्रेटर होता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फीमेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर, पब्लिक हेयर नहीं, वो प्यूबिक हेयर ग्रोथ। प्यूबिक होता है ग्रोइन रीजन, मतलब प्यूबिक बोलते हैं हम लोग जस्ट लोअर बिलो एब्डोमेन के पार्ट को प्यूबिक बोलते हैं। प्यूबिक हेयर ग्रोथ होना चाहिए। साइज ऑफ द टेस्टिस का साइज अगर छोटा रह जाएगा तो वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एब्नॉर्मलिटीज है। लेंथ ऑफ द पेनिस, फिर और भी है एक मेल में बियर्ड आना, वॉइस का चेंज होना, ब्रॉड स्ट्रक्चर होना, फीमेल्स का ब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट साइज का ब्रॉड होना, फिर बैक साइड का ब्रॉड होना, ये सब सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। जब ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली अफेक्ट करता है। और गर्ल्स में सबसे सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे ये क्या इंपॉर्टेंट क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये हार्मोन्स के एब्नॉर्मलिटीज़ की वजह से मेंस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी का सारा हार्मोन्स हम लोगों ने फिनिश किया है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे हार्मोन्स फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर मतलब बैक साइड ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का बैक साइड में क्या क्या हार्मोन्स है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन टारगेट ऑर्गन किडनी, ऑक्सीटोसिन का मेमोरी ग्लैंड और यूटेरस। ठीक है, ये किडनी पे एक्ट कर रहा है, ये एडिनोकॉर्टिकोट सॉरी किडनी के ऊपर जो है सुपर एनल ग्लैंड है उस पर एक्ट नहीं कर रहा, एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, किडनी के ऊपर एक्ट कर रहा है। इसका फंक्शंस क्या है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन है। ये क्या करता है? डायबिटिक इंसिपिडस, हाँ ठीक समझा आपने, डायबिटिक इंसिपिडस करता है। और फिर SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, ये हाइपर सिक्रेशन से वजह से हो जाता है। ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड में और यूटेरस पे टारगेट ऑर्गन है, इसका भी हम लोग समझाएंगे क्या करता है। ये देखो फंक्शंस में आप क्लियर देख लो, समझ में आता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस और लैक्टेशन का पूरा प्रोसेस करता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस व्हेन पार्चुरेशन के टाइम पे, बर्थ ऑफ द बेबी के टाइम पे ऑक्सीटोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल्स जो पार्चुरेशन में प्रॉब्लम करता है उनको हम लोग ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेरस हो और पार्चुरेशन का प्रोसेस बर्थ ऑफ द बेबी बहुत ईजी तरीके से हो जाए। फिर डिक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, मतलब अगर कम हो जाएगा ना तो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा। और आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये पार्चुरेशन है बहुत हेल्पफुल है। तो अगर वो कम सीक्रेट होगा तो फिर क्या होगा कि बर्थ ऑफ द बेबी में भी प्रॉब्लम होगा। फिर और दूसरा क्या है? ट्रिगर्स ओवर सेंसिटिविटी। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो ओवर सेंसिटिविटी करेगा, मतलब किसी बॉडी में छोटे से भी चेंजेस की वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देगा, ब्रेस्ट में मतलब मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देगा, मिल्क सिक्रेशन शुरू कर देगा। तो इसीलिए बहुत सेंसिटिव हार्मोन है ये। हम लोग क्या छोड़ते हैं वहाँ पे? डायबिटिक इंसिपिडस और SIDA। डायबिटिक इंसिपिडस क्या है? क्या है डायबिटिक इंसिपिडस? आप देखो, डायबिटिक मेलिटस और डायबिटिक इंसिपिडस आपको एक साथ दिखा रहे हैं। इसका फंक्शंस क्या था? वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब मान लो हाइपोसिक्रेशन है, मतलब क्या कि किडनी जो है वो रीअब्जॉर्प्शन नहीं करे, जितना पानी पिएंगे पेशाब बन के निकल जाएगा, जितना पानी पिएंगे पेशाब बन के निकल जाएगा। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा डायबिटिक इंसिपिडस का? हाँ, सबसे पहले होगा पेप्सिया, मतलब पानी बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा तो उसको हम लोग, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्सिया। और पेशाब भी बहुत ज़्यादा लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, सॉरी एक्सेसिव थर्स्ट होगा पॉलीडिप्सिया। और पॉलीयूरिया होगा, पॉलीयूरिया जिसमें यूरिनेशन ज़्यादा होगा। पॉलीफेजिया हम लोग बोलते हैं जहाँ पे हंगर ज़्यादा लगता है, इस कंडीशन में होता है। डायबिटिक मेलिटस में होता है। तो इसमें सिर्फ दो कंडीशन होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। इसमें आप समझ रहे हो ना, जितना पानी पी रहा है बॉडी में तो पानी स्टोर ही नहीं हो रही, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, तो पानी यूरिन बन के निकल रहा है, फिर पानी प्यास लग रहा है, फिर पानी यूरिन बन के निकल रहा है, मतलब प्रोसेस कंटिन्यू चलता रह रहा है। बट डायबिटिक मेलिटस क्या है? इसमें भी ये दो कंडीशंस होता है, पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, पर पॉलीफेजिया भी होता है। उसका वेट लॉस होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा बॉडी, वुंड हीलिंग लेट होगा, बहुत सारा अलग भी फंक्शंस, मतलब अलग भी कैरेक्टरिस्टिक डायबिटिक मेलिटस रखता है। डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक मेलिटस बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? देखो, हाँ, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये है ना, आप देख रहे हो नेक में हायोइड बोन के नीचे दो लोब्स होता है इसका, थायराइड ग्लैंड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के पास। लैरिंग्स हायोइड बोन के नीचे लैरिंग्स होता है, वहीं पे ये होता है, ट्रेकिया के ऊपर में ही थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड मेरे सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है।
ठीक है, सबसे छोटा पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। चलो थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स क्या क्या है, ट्राईआयोडोथायरोनी और टेट्राआयोडोथायरोनी, इसको मेनली हम लोग थायरोक्सिन कहते हैं, और फिर कैल्सिटोनिन। देखो आप थायरोनिन का NiNe होगा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं करना, मिस नहीं करना। अब हम लोग मेटाबॉलिज्म ऑफ आयोडीन एब्जॉर्प्शन, मतलब ये क्या क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, आयोडीन एब्जॉर्प्शन करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करता है, ऑलमोस्ट ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी थायराइड ग्लैंड वहाँ पे एक्ट करता है। फिर हाइपोसिक्रेशंस क्या है, क्रिटेनिज्म, मिक्स एडिमा, थायराइड, गोइटर, ये हाइपोसिक्रेशन है। हाइपोसिक्रेशन का है हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज। ऑलरेडी ये दोनों चीज़ हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, फिर से आपको हम रिकैप कर देते हैं थोड़ा सा। ग्रेव्स डिजीज में क्या होगा, एक्सोथैलेमस होगा, गोइटर होगा, स्वेटिंग देखा जाएगा, मतलब ज़्यादा बॉडी का फंक्शन जो है वो ज़्यादा परफॉर्म होने लगेगा। फिर मिक्स एडिमा जनरलाइज्ड एडिमा है, एडिमेटस आ जाता है, गोइटर, इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पे पढ़ना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ना है वो बैलेंस ऑफ द TSH एंड T3 एंड T4। इसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म कैसे कहते हैं, आप इस डायग्राम को गौर से देखो। हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल के कहाँ पे एक्ट करेगा, वो निकल करके प्यूटेटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। प्यूटेटरी ग्लैंड से फिर TSH निकलता है, वो TSH जा करके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, वहाँ से T3 और T4 निकलता है, ठीक है। इतना दूर तक समझ में आ गया। सबसे पहले हाइपोथैलेमस से क्या निकला, थायराइड थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन निकला, वो जा करके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट किया, वो आ करके T3 और T4 सिक्रेट किया, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग बॉडी में जहाँ पे T3 T4 ज़्यादा होगा तो फिर TSH का सिक्रेशन कम हो जाएगा। मतलब हाइपोथैलेमस से फिर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलेगा जिसको बोलेंगे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, या फिर बोलेंगे TSH इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको अलग तरीके से बोल सकते हो, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। वो थायरोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स जा करके थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर क्या होगा, TSH सिक्रेशन कम होगा, वो आकर के T3 T4 का सिक्रेशन कमेगा। इसी को हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जब T3 T4 कम होगा तो TSH ज़्यादा होगा, जब TSH ज़्यादा होगा तो T3 T4 कम होगा, ठीक है। ये बैलेंस बॉडी का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें ही ऊपर नीचे हो जाए तो डिजीज कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इसका ट्रीटमेंट है, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म गोइटर वगैरह होगा तो उसका सर्जरी है, हाइपोथायरॉयड वगैरह निकाल देते हैं, फिर उसको कंटिन्यूसली थायरॉक्सिन पर रखा जाता है, मेडिसिन दिया जाता है ताकि ये जो बॉडी का जो मैकेनिज्म है और होम्योस्टैटिस है ये मेंटेन रह सके, ठीक है। होम्योस्टैटिस बॉडी का एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैनक्रियास, बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी का, सारा फंक्शंस करता है। क्या क्या सेल्स होता है पैनक्रियास के पास, अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, डेल्टा सेल, ये सारा सेल्स अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करता है। पहले अब हम लोग देख लेते हैं पैनक्रियास कहाँ पे होता है। पैनक्रियास बिल्कुल एब्डोमेन के नीचे में होता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लो, पैनक्रियास के हाइपोसिक्रेशन की वजह से डायबिटिक मेलिटस होता है, ठीक है। पैनक्रियास का हार्मोन जो है दो, इंसुलिन, ग्लूकागोन मेनली, सोमैटोस्टेनिन की वजह से वो बॉडी का मतलब अदर फंक्शंस में वर्क करता है, पर जो इंसुलिन और ग्लूकागोन है उसकी वजह से डायबिटिक मेलिटस होता है, मेनली इंसुलिन की वजह से। तो इंसुलिन की वजह से दो टाइप का डायबिटीज होता है, टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस, टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस। इसके लिए आगे हम आपको बहुत डिटेल्ड क्लास देने वाले हैं, बस आप यहाँ पे जान लो बस थोड़ा सा इस चीज़ को देखो। डिस्ट्रक्शन ऑफ द, देखो आप यहाँ पे सबसे पहले में क्या हो गया कि इंसुलिन सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस होगा। इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा तो क्या, इंसुलिन रिसेप्टर सेल पे जाएगा नहीं, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा। देखो आप ऊपर में देखो, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होने के लिए इंसुलिन आना पड़ता है, रिसेप्टर सेल में बैठना होगा, फिर ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पे टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस में हम लोग देखने वाले हैं क्या होगा टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस में, कि रिडक्शन ऑफ द इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो फिर वहाँ से क्या होगा कि इंसुलिन मतलब जो सेल पे आकर के बैठेगा, फिर वो इंसुलिन सेल पे आकर के बैठ गया है, यहाँ पे देख सकते हो इंसुलिन सेल पे आकर, तो मतलब इंसुलिन सिक्रेट तो हो रहा है पर वहाँ पे रिसेप्टर सेल्स पे ही नहीं आ रहा, रिसेप्टर सेल्स पे नहीं आएगा तो वर्क नहीं करेगा, तो ये टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस होगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग अगला देखने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे आप छोटा सा छूट गया एक चीज़। हाँ, 4 टाइप का एंडोक्राइन सेल्स होता है उसमें। सबसे पहले अल्फा सेल्स ग्लूकागोन निकालता है, बीटा सेल्स इंसुलिन निकालता है, सोमैटोस्टेनिन निकालता है, फिर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स है, वो मेनली डाइजेशन में वर्क करता है, इसलिए आप उसको हम लोग उतना नहीं जाते, मेनली सोमैटोस्टेनिन। अब यहाँ पे सबका फंक्शंस देखेंगे हम लोग, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल का में यहाँ पे है। अब देख लो ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेनिन। ग्लूकागोन इंसुलिन जो है बिल्कुल रिवर्स एक्शन करता है, इसको दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं हम लोग। सोमैटोस्टेनिन के बारे में पहले आप देख लो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाता है और जितना भी सेल का वहाँ पे ये है, और बॉडी का फंक्शन जो है उसको
कवर करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ग्लूकागॉन और इंसुलिन को। ग्लूकागॉन और इंसुलिन का फंक्शन क्या है? सबसे पहला ग्लाइकोजेनोलाइसिस इंक्रीज, ग्लाइकोजेनोलाइसिस इंक्रीज कर। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजेन प्रोडक्शन, सॉरी ग्लाइकोजन को तोड़ करके ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बनाएगा, उसको हम लोग ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहेंगे। तो इस प्रोसेस को इंक्रीज कर देता है। तो इसको प्रोसेस को इंक्रीज करने का होगा, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो कंडीशंस को ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया, कम अगर सीक्रेट होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होगा तो फिर वो हाइपोग्लाइसेमिया, क्योंकि ग्लूकोज के ब्लड में होने को ही हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। फिर यहाँ पे देखो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन, मतलब बीटा सेल्स जो इंसुलिन निकालता है बिल्कुल उल्टा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस द प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, अदर कंपाउंड से ग्लूकोज बनाना। तो क्या करेगा, सॉरी ग्लाइकोजन बनाना, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजन बनाना, ग्लूकोज से लेकर के ग्लाइकोजन बनाएगा। तो जितना ब्लड में ग्लूकोज बना है वो सबको ग्लाइकोजन बना देगा ताकि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो लोड है वो कम हो जाए। तो इसका जो हाइपर सिक्रेशन वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटिक मेलेटस। ऑलरेडी हम आपको बताएं डायबिटिक मेलेटस दो टाइप का होता है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीट होगा, इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होगा। टाइप 2 में क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीट होगा पर रिसेप्टर सेल रिसीव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया को हम लोग एक बार देखेंगे। हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसेमिया हाइपोग्लाइसेमिया डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? अगर हम लोग रैंडम ब्लड शुगर देखेंगे तो वो होता है 110 to 140, नॉर्मल है वो। और अगर फास्टिंग ब्लड शुगर देखेंगे तो लेस देन 110 होगा। ठीक है, 3 P's ऑफ डायबिटिक मेलिटस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायबिटिक मेलिटस में आता रहता है। पॉलीयूरिया इंक्रीज्ड यूरिनेशन, पॉलीफेजिया इंक्रीज एपेटाइट, सिर्फ भूख लगेगा, पॉलीडिप्सिया इंक्रीज थर्स्ट। ठीक है, आप देख सकते हो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया, प्यास, पेशाब ज़्यादा हो रहा है, प्यास ज़्यादा लग रहा है। ये पेशाब उस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि किडनी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, ये पेशाब उस वजह से हो रहा है क्योंकि किडनी का फंक्शंस कम हो गया है। ठीक है, अब डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक मेलिटस ऑलरेडी हम लोग डिफरेंस देख चुके हैं, फिर से एक बार देख लो। डायबिटिक इंसिपिडस दो ही चीज़ कॉमन है यहाँ पे, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। और डायबिटिक मेलिटस में 3 होता है, पॉलीफेजिया भी होता है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये किडनी के ऊपर होता है। इसका 2 होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला। आप लोग डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। इसके बाद फिर सुपरारेनल ग्लैंड भी कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल मेडुला और एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है। इसका 2 है, एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स है, नॉन एपिनेफ्रिन जिसको नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं। ठीक है, और फिर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो 2 हार्मोन है, म्यूकोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इमरजेंसी हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो एपिनेफ्रिन काम करेगा उसका उल्टा नॉन एपिनेफ्रिन करेगा, मतलब एड्रेनलिन का जो काम होगा उसका उल्टा नॉन एड्रेनलिन का होगा। एड्रेनलिन सारी चीज़ को इंक्रीज करेगा और नॉन एड्रेनलिन सारी चीज़ को डिक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज BMR, ग्लूकोज लेवल, कार्डियक आउटपुट। यहाँ पे आप लोग डिक्रीज BMR, ग्लूकोज लेवल, कार्डियक आउटपुट। इसके अलावा भी इंक्रीज अलर्टनेस, अटेंशन और हार्ट बीट करता है। ठीक है, हाइपर हाइपोसिक्रेशन की वजह से वही चीज़ कुछ ज़्यादा होने लगेगा और कम होने लगेगा। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन एपिनेफ्रिन के हाइपोसिक्रेशन की वजह से डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, हेडेक, माइग्रेन वगैरह होने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही कम होने से वो डिप्रेशन में चला जाता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला म्यूकोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फंक्शंस क्या है, म्यूकोकॉर्टिकॉइड्स एल्डोस्टेरोन का फंक्शन पर ऑलरेडी जानते हो, बैलेंस ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये एल्डोस्टेरोन जो है वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करता है। इससे वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। इससे जो हाइपोसिक्रेशन की वजह से, मतलब अगर कम सिक्रेट होगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों जो है बॉडी से निकल जाएगा तो एडिशंस डिजीज होने का चांसेस है। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट और शुगर। इसके हाइपर सिक्रेशन का क्या होगा, कशिंग सिंड्रोम। तो एडिशन डिजीज़ के बारे में आप लोग देखेंगे। एडिशन डिजीज़ क्या है, एडिशन डिजीज़ जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगा स्किन में। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइपर पिगमेंटेशन होगा, फिर लो ब्लड प्रेशर है, वीकनेस, वेट लॉस, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल, ये सब है। ये सब क्यों होता है, सफिशिएंट फंक्शन की वजह से हार्मोन्स के। फिर कशिंग सिंड्रोम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मून फेस है, CNS इरिटेबिलिटी, ये सब। आप और इसको, इस वीडियो को आप अगर अभी कशिंग सिंड्रोम के बारे में समझ में नहीं आया तो फिर से आप स्टार्टिंग से देखो, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों हो रहा है ये, क्योंकि बॉडी में सही तरीके से रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और फैट और वो
सही से डिपॉजिट नहीं हो रहा है, इसलिए सारा कंडीशन देखा जा रहा है। हाइपरग्लाइसेमिया, मून फेस, सीएनएस इरिटेबिलिटी, फिर इन्फेक्शन का चांसेस ज़्यादा है, मेल में गाइनेकोमास्टिया हो रहा है, फैट डिपोजिशन हो जा रहा है इसमें स्टमक में, ठीक है, जीआई डिस्ट्रेस हो रहा है, फीमेल में एमेन्यूरिया होगा, थिक स्किन, फिर ऑस्टियोपोरोसिस होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं गोनैड्स में। गोनैड्स का क्या है, दो हार्मोन्स है, ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस लुटियम। अगर आप ओवेरीज को अच्छे तरीके से देखोगे, ओवेरीज यहाँ पे है, ठीक है, हाँ, ओवेरीज आप अच्छे तरीके से अगर देखोगे ओवेरीज का एक डायग्राम, तो उसमें आपको समझ में आएगा ग्राफियन फॉलिकल और कॉर्पस लुटियम दो पार्ट है, वहाँ से ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है, ठीक है। आपको अब अगले क्लास में जब हम लोग इसके बारे में अच्छे से रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे होंगे, तो आपको हम फिर से ये हार्मोन्स के बारे में डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। कि जैसे हम लोग हाइपर हाइपो सिक्रेशन देख लेंगे, तो हाइपर सिक्रेशन का हाइपर ऑस्ट्रोजेनिज्म हो जाता है, और हाइपो सिक्रेशन का कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकता है। और फिर प्रोजेस्टेरॉन अगर कम सीक्रेट होगा तो क्या होगा, हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ज़्यादा सीक्रेट होगा तो हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होगा, कंजेनिटल डिजीज होगा उसके बच्चों में। और अगर कम सीक्रेट होगा तो फिर थायराइड डिसफंक्शन हो जाएगा, हेडेक वगैरह होगा, ठीक है। टेस्टिंग जो है वो टेस्टिस की लीडिंग सेल्स से निकलता है, जिसका हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। क्या हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। फंक्शंस क्या है, रेगुलेट फर्टिलिटी, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इंक्रीज फैट, स्लीप डिफिकल्टीज, मेमोरी लॉस, ये सब इसका जो है हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है। हाइपर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन की वजह से मेनली जो है स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है, तो फिर इनफर्टिलिटी हो सकता है। क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी, ठीक है। टेस्टिस का ये डायग्राम है, इसमें आप लोग लीडिंग सेल्स को देख सकते हो, लीडिंग सेल से निकलता है वो। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे ओवेरीज। देखो आप, ये वजाइना है नीचे वाला पार्ट, जो उसको हम अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पार्ट है ये वजाइना है, और ये फिर यूटेरस हो गया, और फिर इसका ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये वाला ये फिम्बरी हो गया। ये जो पार्ट है ये ओवेरीज है। यहाँ पे ओवेरीज का पूरा साइकिल्स दिया हुआ है, एस्ट्रोजन कैसे वर्क कर रहा है, इम्प्लांटेशन तक का प्रोसेस दिया हुआ है। जहाँ हम आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, तो उस टाइम आपको हम लोग अच्छे से ये चीज़ डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास सुनने के लिए। अगर आपका कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको दे सकते हो, हम लोग इसके आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपको ये पावर पॉइंट चाहिए अगर आपको, तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, कोई भी कॉपीराइट्स नहीं है। अगर ये पावर पॉइंट आपको इसमें चाहिए तो आप कमेंट करके आप अपना ये फेसबुक हम इस पर डाल देंगे, अपने इंस्टा पेज पे डाल देंगे। आप वहाँ से फेसबुक पेज से आकर के इसका पावर पॉइंट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।